हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है सभी का डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भाग 1 सीटेट के बारे में। हमने आपको 2 वीडियोस पहले ही प्रोवाइड करा दी हैं। आपका जो 31 जनवरी 2021 को आपका एग्ज़ाम हुआ है, आई होप आप सभी का एग्ज़ाम्स अच्छा हुआ होगा। अपने सभी स्कोर्स आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके यहाँ पर कितने स्कोर्स बनते हैं और अपनी आंसर कीज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इससे पहले हम 2 वीडियोस प्रोवाइड करा चुके हैं। एक आपका मैथ का हमने वीडियोस प्रोवाइड करा दिया है, दूसरा आपका हमने ईवीएस भी सॉल्व करा दिया है। तो सबसे पहले आप जाकर इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का है वीडियो। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, विविध पृष्ठभूमियों के अभिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। ये बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पेडागोजी इतना अच्छा था कि आप लोग 30 में से कम 28 से लेकर 29 तक का जो है पेडागोजी कर सकते थे। कि ध्यान नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, देखिए समस्या समाधान को क्षमताओं को विकास करना होगा तो हम उसके जैसे कुछ और भी उदाहरण देंगे। इनकरेजिंग द यूज़ ऑफ एनालॉजीज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला। अगला देखते हैं, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए अध्यापक को, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। जटिल प्रक्रियाओं से थोड़ा सा बचना चाहिए। अगला देखते हैं, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ये सबका आपका सही होगा और 100% लोगों ने लगभग सही किया होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला, ठीक है, यानी कि अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है और ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, एनालिसिस के बगैर ऑब्जर्व करना ये नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, लिमिटेशन एंड रिपीटिशन, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं आपका रोट मेमोराइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी विषय वस्तु को यंत्रवत दिखाना। अगला देखते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा 4th वाला। देखिए 4th वाला कुछ बिल्कुल और जेन्युइन भी लग रहा है आपको, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 वाला, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को केवल एक ही माध्यम है, वो है आपका प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों को जोड़ देकर। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शर्मिंदगी का बच्चों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल सही है, 4 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान में क्या बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही होगा। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा उपयुक्त है? तो अधिगम के लिए सबसे अच्छी जो अवधारणा है वो है आपका योग्यता सुधार कार्य। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3rd वाला इसमें राइट आंसर होगा, योग्यता सुधार कार्य। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण और संवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वाला। अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझदारी में बढ़ोतरी करने में सहायक है। बच्चों में सीखने में कठिनाई होती है जब, ऑप्शन है आपके पास, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, नहीं सामाजिक संदर्भ की तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, 2-4 एग्जाम्पल आप उन्हें देंगे तो वो आसानी से सीख जाते हैं। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, ये भी बिल्कुल आसानी से सीख जाते हैं। सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। देखिए बच्चे के लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी यदि आप सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में कई बार बांट करके उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो ठीक है, वो एक दूसरे से फिर रिलेट नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है?
संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित करते हैं हम? आनुवंशिक एवं पर्यावरण की पारस्परिकता। देखिए, एक तो माँ बापों के लक्षण आते हैं, आनुवंशिकता के लक्षण आते हैं, दूसरे आपके पर्यावरण का भी बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या कहलाता है? देखिए, अपने आप से बात करना, लेव वाइगोत्स्की ने कहा है, अपने आप से बातें करके उस पर चिंतन करना, उसको इम्प्रूवमेंट करना, इसको व्यक्तिगत वाक को कहते हैं आपका स्वयं नियमन। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें बिल्कुल सही होगा, स्वयं नियमन। ठीक है, अगला देखते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ये बात बिल्कुल सही है, मूल्यांकन का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरत और आवश्यकताओं की पहचान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे देती है, जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह कौन सी योजना है? ऑप्शन है आपके पास। छात्रों के प्रत्याहार, निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। वैसे थोड़ा डाउट है, लेकिन इसमें मैं जाऊँगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये स्पष्ट रूप से रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। उसके पिता, रोहन के पिता, ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो केवल ऐसे रोती हैं और लड़कियां एक प्रकार से क्या है, कमज़ोर दिखाना चाह रहे हैं उनको। ठीक है, तो ये रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। आगे देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, ज्ञान की संरचना के लिए जितने भरसक प्रयासों से जितने मौका बच्चों को दिए जा सके उतने मौके प्रदान करने चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा वही कक्षा होती है जिसमें बच्चे को केंद्रित मानकर प्रश्न की जाती है और बच्चे जो है वो प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हो, उनके पास भय का माहौल ना हो, बच्चों को पूरा फ्रीडम दिया जाए, वही एक प्रगतिशील कक्षा कहलाती है। आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास का कौन सा चरण कहलाता है? तो देखिए, नैतिक विकास का ये कौन सा चाहता है आपका? कन्वेंशनल चरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रथागत, आई डोंट नो दिस वर्ड, बट कन्वेंशनल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। नहीं दोस्तों, परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, ये नहीं हो सकता, मैंने आपको अभी बताया था। विद्यालय का समाजीकरण एक द्वितीय कारक है जबकि परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बच्चा सबसे पहले जो भी सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है, उसके बाद में जो उसका द्वितीय कारक होता है वो होता है आपका विद्यालय। वो फिर विद्यालय में जाता है, जो शिक्षा वो विद्यालय में ग्रहण करता है। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जो होती है बच्चे की वो घर पर ही होती है। अगला देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है। बहुविधि का सिद्धांत देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं और सभी बच्चे जो है वो एक जैसा उनका IQ नहीं होता है। अलग अलग बच्चों की अलग अलग प्रकार की सोचने समझने की क्षमता होती है। अगला देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष के दौरान, ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इसमें विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो विकास का गुण होता है इसमें आपका
सबसे देखिए विचार सोच में केंद्रीकरण करना, ये जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा विकास, उन्होंने जीन पियाजे ने बताया है कि सबसे ज़्यादा विकास बच्चे का वो 2 से लेकर 7 वर्ष की आयु में ही होता है। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के मन में बहुत सारे विचार जन्म लेते हैं। ठीक है, तो विचार और सोच में केंद्रीकरण करना इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। नेक्स्ट देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, बिल्कुल नहीं। विकास बहुआयामी होता है, ये बात सही है, विकास बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट इज द मल्टी डायमेंशन। ओके, हर प्रकार से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मान लीजिए आप व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, परिवार में जो हो रहा है उसको देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, कक्षा में सीख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो आपकी बुद्धि का विकास होता है वो बहुआयामी होता है, आपको कई प्रकार से उसका विकास करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन है आपके पास, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों के, या फिर गुणारोपण के। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक संस्कृति का परिप्रेक्ष्य है वो आपका सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है, यानी कि 3 नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोटिवेशन की तो बात उन्होंने करी नहीं है, इक्विलिब्रियम की बात भी नहीं करी है, और ना ही एट्रीब्यूशन की बात करी है, तो उन्होंने सांस्कृतिक उपकरण इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में देखते हैं। देखिए जीन पियाजे अपने, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में देखते हैं। तो देखिए जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में देखते हैं, तो आपका स्कीम्स के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि मनोबंध के रूप में देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में आपका हर बच्चे को सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही आंसर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा वही होती है जिसमें आप जो निम्न स्तर का बच्चा है, जो आपका सबसे श्रेय का बच्चा है, उसको भी आप पूरे अवसर प्रदान करें उसके बुद्धि को विकास करने के लिए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, या फिर विकलांग छात्र। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो दिव्यांग वर्ड है इसका जो आविष्कार किया था, ये किसने दिया है वर्ड ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने ही जो सबसे पहले विकलांगजनों को दिव्यांगजन कहा। यानी कि देखिए विकलांग का क्या अर्थ होता है, जो आदमी लाचार है। ठीक है, जो आदमी लाचार है। लेकिन दिव्यांग का क्या अर्थ होता है, दिव्यांग का यदि आप संधि विच्छेद करें तो दिव्यांग का अर्थ हो जाएगा दिव्य प्लस अंग, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको ईश्वर ने दिव्य अंग दिए हैं, दिव्य अंग दिए हैं। मान लीजिए किसी की जो है वो आँख जो है वो नहीं है, कोई नेत्रहीन है, तो उस व्यक्ति को फिर भी बहुत सारी पहचान होती है, क्योंकि ईश्वर ने उसे कुछ दिव्य अंग दिए हुए हैं। ठीक है, उसे दिव्य अंग दिए हुए हैं, इसलिए उन्होंने इस शब्द का आविष्कार किया, दिव्यांग शब्द का। ओके, तो ये यूज़ किया जाता है आपका उन छात्रों के लिए जिसमें शारीरिक दिव्यांगता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास होता है आपका सेंसरी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त के विषय में। ओके, आई थिंक इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 भी देख लीजिएगा, 2 और 3 में मुझे इसमें डाउट है आपका। ठीक है, बाकी जो आपका जो 150 क्वेश्चंस का मैं एक वीडियो लाऊंगा लास्ट वाला, जिसमें आपका सारे क्वेश्चंस का केवल आंसर बताऊंगा, उनको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो उस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल सटीक आंसर देने का प्रयास करूँगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम कैसे देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन। इसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 30। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स और EVS के हम क्वेश्चन पहले ही डिस्कस
कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को लिंक को आप ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।